नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सेल के एक नए लेक्चर के साथ तारक अजीज़ एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। आज भी एक हम नए अंदाज के लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। तो चले आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इस लिहाज से थोड़ा सा मुनफरिद है क्योंकि ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट सा एक मौजू पे आपको इसके मुतल्लिक मालूमात मिलेंगी। ये काउंट के मुतल्लिक जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो काउंटिंग जानते हैं या जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया हुआ या कॉमर्स की हुई है वो इसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। या जो मेरे वो दोस्त अहबाब जो बजट के साथ अटैच हैं, बजट डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत मुफीद होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये देखें मैंने एक ना छोटी सी शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने एक बजट छोटा सा बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑफिसर्स की पे है, दूसरे जो स्टाफ है अदर स्टाफ है उनकी पे है, फिर मैंने उनका सम किया हुआ है, फिर ये मैंने अलाउंसेस लिए हुए हैं मुख्तलिफ, उनकी ये अमाउंट दी हुई है, उनके अलाउंसेस का टोटल किया हुआ है और नीचे एंड पे एंड अलाउंसेस का वो इकट्ठा करके टोटल किया हुआ है और इन पे सब पे मैंने सम का टोटल लगाया हुआ। अब जो नेक्स्ट जो है कॉलम 4 जो है इस पे ये डिपेंडेंट है कॉलम 3 पे। 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक जो कॉलम सब डिपेंडेंट हैं कॉलम 3 पे। तो अगर हम इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह करते हैं तो तमाम कॉलम्स के अंदर चेंजिंग हो जाती है। मैं इसके अंदर 125 करता हूं तो देखिए तमाम कॉलम्स के अंदर चेंजिंग हो गई है। तो चलें ये तो मैंने इसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दिया, तो चले इस डिटेल में मैं इसके मुतल्लिक सारा बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये मैंने अलाउंसेस वगैरह दिए हैं, ये मैंने अज्यूम की हुई हैं अमाउंट्स वगैरह, तो ये मैंने वो अमाउंट्स दे दिए हैं, इनका टोटल वही सम का रिनाउंड फार्मूला है। ये मैं इस पर डबल क्लिक करेंगे और सम का फार्मूला दे के आप उसकी रेंज देंगे तो उसका टोटल निकल आएगा। फिर इसी तरह ये भी इस पे भी कोई फार्मूला नहीं, ये अज्यूम की हुई है। तो इसी तरह ये अलाउंसेस का टोटल किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने इन दोनों को जमा करके पे और अलाउंसेस को जमा करके नीचे ग्रैंड टोटल किया हुआ है। इसको इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये 2 सेल का रेफरेंस दे रहा है, पे का और वो दूसरा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको चीज क्लियर है। जो नेक्स्ट आगे चीज है वो है रिवाइज्ड बजट। रिवाइज्ड बजट को मैंने कैसे अज्यूम किया है या उसको मैंने किस तरह लिया है। रिवाइज्ड बजट को मैंने इस तरह लिया है कि जो कॉलम 3 है जो ओरिजिनल बजट है उसका 1.5% ऐड करके मैंने इधर उसमें लिया, यानी कि ये प्लस इसका 1.5% ऐड होके मुझे यहाँ पे मिल जाए, तो मैंने डायरेक्ट ही इसको 1.5% से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखें ये इसका फार्मूला है, इक्वल साइन डालेंगे और सेल का रेफरेंस दे के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो वो उसका 1.5% उसमें ऐड होके वो इसमें आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह ये मैंने सब पे इंप्लीमेंट कर दिया, ये फिर वही मेरा सम का फार्मूला है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर थोड़ा सा एलेबोरेट भी किया हुआ है, कॉलम 3 प्लस 1.5% ऑफ कॉलम 3, यानी कि जो कॉलम 3 की जो अमाउंट है उसमें उसका 1.5 भी ऐड होके तो वो यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये मैंने रिवाइज बजट को अज्यूम किया हुआ है। इसके बाद मैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेता हूँ, चूंकि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल या माली साल होता है वो जुलाई से लेके जून तक होता है, तो इसलिए मैंने ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 8 मंथ्स लिया हुआ है।
यानी कि जो मेरा पहले 8 महीने का माली साल के पहले 8 माह का खर्चा, ये भी मैंने इस पे भी फार्मूला, वैसे तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर होते हैं लेकिन मैंने ये अज्यूम किए हुए हैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने के लिए। ये भी मैंने इस तरह किया है कि जो कॉलम 3 है, जो ओरिजिनल बजट है, ये चूंकि मेरा पूरे साल का बजट है, जो मुझे दिया गया है कि आपने इसके अंदर रह के आपने अपना काम करना है, जो भी आपके अखराजात है इसके अंदर रह के करने हैं। तो मैंने क्या किया है कि जी, जो मुझे पूरे साल का बजट उसके मैंने डिवाइड किया है 12 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 माह का आएगा, फिर उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास 8 माह का बजट आ जाएगा। ये कैसे किया, ये देखें, मैंने इसको पहले डिवाइड किया, चूंकि एक माली साल के अंदर 12 माह होते हैं, उसको डिवाइड किया है 12 माह पे, तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो वो 1 माह का निकल आएगा। जो 1 माह का जो बजट निकलेगा उसको वो 8 कर देंगे तो 8 माह का बजट हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने ऊपर ये देखे, कॉलम 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो इस तरह ये भी अमाउंट यहाँ पे निकल आएगी। इसी तरह ये मैं तमाम पे मैंने यही लगाया हुआ है फार्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कॉलम है कॉलम 6 एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। इसको भी मैंने अज्यूम किया हुआ है। एंटिसिपेटेड मतलब ये होता है कि आगे जो नेक्स्ट आपके 4 माह रहते हैं, यहाँ पे मैंने 8 माह का लिया है, ये एक्चुअल है। आगे जो एंटिसिपेटेड अज्यूम किया हुआ है मैंने कि बाकी जो मेरे 4 माह है उनका मैंने कैसे एक्सपेंडिचर निकालना है, या उसका क्या मेरा बजट बनता है। वो मैंने क्या किया है कि जो मेरा ओरिजिनल बजट है, ओरिजिनल बजट में से मैंने जो 8 माह का बजट है वो निकाल के वो माइनस किया है, क्योंकि ये उसमें से तो निकल जाएगा ना, तो बाकी तो बचता है बजट जो बचता है उसमें मैंने उसका फिर 1.5% ऐड करवाना है, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अगर नहीं करवाना चाहते आप 1.5 को डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने ये अज्यूम किया हुआ, आप अपनी तरफ से कोई भी अज्यूम, अब मैंने आपको समझाने की खातिर थोड़ा सा ना ये किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये भी पॉइंट आपको समझ लग गया होगा। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे शो करके बताता हूँ। ये देखें, कॉलम सी है यानी कि ओरिजिनल बजट, माइनस E9 यानी कि ये वाला, प्लस C9 का 1.5%, यानी कि इसका 1.5% इसके में ऐड हो गया है। ऐड होके तो ये मेरा ये यानी कि मैं एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन ले रहा हूँ 1.5%, यानी कि मुझे मजीद बजट चाहिए इसके ऊपर 1.5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस तरह ये मैंने टोटल, ये एक्स्ट्रा क्यों चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगा, और ताकि आपको आगे समझ लग जाएगी जब ये पॉइंट डिस्कस करूंगा मजीद आगे कॉलम 8 और 9 में, तो फिर आपको इस कॉलम को समझने में आपको आसानी पेश आएगी। तो नेक्स्ट रिवाइज बजट है। रिवाइज बजट में क्या होगा कि आपका जो एक्चुअल है और एंटिसिपेटेड को प्लस करेंगे तो आपका रिवाइज्ड आ जाएगा अप टू जून तक। ये देखें, मैंने कॉलम 5 और कॉलम 6 को प्लस किया, तो ये जमा होके ये मेरे पास रिवाइज बजट पूरे माली साल का आ गया है। पूरे माली साल का आ गया। ये मैंने 2.5 मिलियन के अगेंस्ट मैंने लिया 2.537 मिलियन। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा उस पे एक्सेस कर दिया। अब आगे जो है 2 पॉइंट्स हैं, एक्सेस और सरेंडर्स। एक्सेस क्या होता है और सरेंडर्स क्या होता है, ये तो मेरे अपना जो दोस्त अहबाब हैं वो जो बजट के साथ जिनका ताल्लुक है वो तो बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो जो मेरे नए नाजरीन हैं उनके लिए उनकी मालूमात में मैं इजाफा कर रहा हूँ। एक्सेस वो चीज़ होती है जो मुझे बजट ओरिजिनल गवर्नमेंट ने दिया है या जिस भी डिपार्टमेंट ने मुझे दिया है, मैं उससे ज़्यादा जो अमाउंट खर्च करूँगा वो एक्सेस में आ जाएगी। और अगर मैं उसके विद इन रह के काम करता हूँ या उतना एक्सपेंडिचर करता हूँ और मेरा कुछ बैलेंस बच जाता है, वो जो बैलेंस बचेगा उसको हम सरेंडर्स कहते हैं, यानी कि ये हम पैसे उनको वापस कर रहे हैं, यानी कि मुझसे इतना खर्चा नहीं हुआ तो ये बकाया बैलेंस है तो ये उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये कैसे आएगा, इस पे मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं। ये जो आज का हमारा मेन जो फंक्शन है इफ का,
इफ कंडीशन है, एक्सेस पे हम कर रहे हैं, फार्मूला पहले लगाएंगे। एक्सेस का फंक्शन है कि एक्सेस के ऊपर आपने फंक्शन लगाना इफ का। इफ की कंडीशन उस वक्त यूज होती है जब आपने कोई मल्टीपल कंडीशंस के तहत कोई काम करना हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिवाइज बजट, ओरिजिनल बजट और रिवाइज बजट पे मैंने इसको लिंक किया हुआ है, क्योंकि मेरा मेन ओरिजिनल बजट यानी कि कॉलम 3 और कॉलम 7 पे ये सारा लिंक हुआ है बजट, तो उस पे मुनहसर है। मैं इसको पहला फार्मूला देता हूं, ये वाला फार्मूला देता हूं। अगर ये G8 है, एक्सेस पे है, एक्सेस तब होता है, तब होगा जब मेरा ये रिवाइज बजट जो होगा, जब ये फिगर ओरिजिनल बजट से, ये जो कॉलम 3 में है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को आ गया, ये ओरिजिनल बजट है और ये रिवाइज। अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे, ये और ये, इसमें रिवाइज बजट की फिगर जो है वो बड़ी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये एक्सेस वो होगा जो हमारे ओरिजिनल बजट से अमाउंट ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट रिवाइज बजट, इफ रिवाइज बजट इज ग्रेटर देन साइन C8 यानी कि ओरिजिनल बजट, अगर मेरा रिवाइज बजट ओरिजिनल बजट से ज्यादा होगा तो आप इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से 7 में से 3 को माइनस करके तो यहाँ पे आंसर आएगा, अदरवाइज इस पे 0 आ जाए। तो ये देखें, चूंकि वो अमाउंट इस पे बड़ी, ये अमाउंट बड़ी है, वो छोटी है, तो इसलिए इस पे ये इम्प्लीमेंट हो गया, इस पे ये अप्लाई हो गया। अब ये फार्मूला सरेंडर्स का इस पे हमने रिवर्स करना है। सरेंडर्स उस वक्त होता है जब आपका ओरिजिनल बजट जो है वो रिवाइज बजट से ज्यादा हो, तो उस सूरत में रिवाइज बजट लगाया जाता है। ये सॉरी, सरेंडर की ऑप्शन लगाई जाती है। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने इफ C8 यानी कि मेरा अगर ओरिजिनल बजट रिवाइज बजट से ज्यादा है तो फिर ओरिजिनल बजट में से रिवाइज बजट को माइनस करके यहाँ पे ले आए, अदरवाइज यहाँ पे 0 ले आए। अब ये देखें, चूंकि ये कंडीशन इस पे नहीं फुलफिल हो रही तो उसने यहाँ पे 0 लगा दिया और डैश आ गई है। तो वो ये इस पे ओरिजिनल बजट ये देखिए 2.5 मिलियन है और रिवाइज बजट 2. अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे रिवाइज बजट में, यहाँ पे इस पे मैं अपनी तरफ से कुछ फार्मूला खत्म करके इसकी अमाउंट में कम कर देता हूँ, 45,000 कर देता हूँ। अब ये देखें, ये खुद ब खुद जो है सरेंडर में चला गया है कि मेरे इतने पैसे सरेंडर, और ये कॉलम अब ये मैं इसको अंडू करूंगा तो वो देखो वहां से खत्म होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह ये फार्मूला आप तमाम उस पे लगा सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला तमाम सेल्स के ऊपर लग जाएगा। अब मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ एक टिप बताना चाह रहा हूँ। अगर मेरा आपको कोई अपनी शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप फार्मूला देखना चाहें तो कंट्रोल हाइफन का साइन होता है, ये जो न्यूमेरिक कीपैड है जो टॉप पे होता है आपके, एक साइड न्यूमेरिक पैड होता है, एक टॉप पे होता है, उसके साथ ये बटन, इसको अगर इकट्ठा प्लस करेंगे, इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये देखें फार्मूले शो हो जाएंगे। जहां जहां जिस जिस सेल में आपका फार्मूला लगा होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, मैंने जहां जहां पे जो वो फार्मूला लगाया हुआ है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। अगर मैं फिर उसी दोनों को बटन को प्रेस करूंगा, ये वाले मैंने ऊपर ये लिख भी दिया तमाम लोगों की सहूलत की खातिर, तो ये फिर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखे सीरियल नंबर 1 लिखा है और नीचे देखे फार्मूला मैंने लगाया है सीरियल नंबर, बजाय इसके कि मैं इसको 1 2 करूं। अब यहाँ पे अगर मैंने किस लिए ये लगाया, अगर यहाँ पे मैं कोई एक रो ऐड करना चाहता हूँ, रो ऐड करने का तरीका ये है कि एक तो ये है कि आप इस रो पे राइट क्लिक करेंगे और उस पे करेंगे इंसर्ट करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास माउस के साथ आप इसका इस्तेमाल सही तरह से नहीं करना चाहते या आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे, स्पेस बार देंगे, रो जो होगी वो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो रो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये सीरियल नंबर को कंटिन्यू करना है। तो कल मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको डाउन फिलिंग का बताया, तो यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब ये देखिए नीचे नहीं आया, तो इसी फार्मूले को अगर आप करेंगे कंट्रोल डी तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें अगर आप सारा फार्मूला इंप्लीमेंट और मेरे सीरियल नंबर सारे सही है। ये इसलिए मैंने इस पे ये फार्मूला क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे पहले मैंने 1 लिखा है, अगर यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ तो देखिए मेरे सीरियल नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 ही लिखता हूँ तो मेरी सीरियल नंबर 1 से 2। ये कैसे होगा कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले ऊपर मैंने 1 लिख दिया, फिर दूसरे सेल में जाके सेल 9 में इक्वल का साइन डाला है और इसमें मैंने 1 जमा कर दिया है। जमा करके एंटर करूंगा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बात। अब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप कंट्रोल डी नहीं कर सकते। कंट्रोल डी उस वक्त होगा जब यहाँ पे जब ये पे वाले कॉलम के ऊपर कोई फार्मूला लगा होगा। यहाँ पे चूंकि कोई चीज नहीं है, अगर आप इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये खाली हो जाए, क्योंकि ऊपर तो कॉलम खाली है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के जो मेरे लास्ट है 2 उसमें 1 जमा कर देंगे, तो ये देखिए मेरा सारा फार्मूला उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ये नीचे जैसे मैं कंट्रोल डी करूं, ये मुझे फिर दोबारा से इस पे एक ऐड करके उसको एक सिमेट्री में लाना पड़ेगा, तो फिर ये फार्मूला मेरा तमाम रोज पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर अब मैं जो भी इसमें ये मैं देता हूं, इसमें मैं ये देखें ये ऑटोमेटिक मेरा सारा जो भी है ये मेरा फार्मूला लग गया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको ये समझ लगेगी। एक सीरियल नंबर, एक दूसरा अब अगर आपने ये इसका टोटल ये देखिए यहाँ पे भी मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। ये आपका दोबारा से आपका ना रिवीजन भी हो जाएगी कॉन्कैटिनेट की। ये एक नए अंदाज से मैंने एक कॉन्कैटिनेट ये पे मैंने टोटल लिखा है और फिर मैं कहता हूँ पे एंड अलाउंसेस मुझे लिखना ही ना पड़े, इधर से उठा ले। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल साइन और टोटल जो आप पहले लिखना चाहते हैं उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर टोटल इक्वल साइन डबल कोट्स टोटल और उसके बाद स्पेस देके कोटेशन बंद करेंगे, एंड साइन करके कॉन्कैटिनेट का फार्मूला लगाएंगे और पहले पे का रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद डबल कोट्स और इसके दरमियान में आप एंड साइन लाना चाहते हैं, फिर वो डबल कोट्स के अंदर एंड, फिर स्पेस देंगे, फिर एंड के बाद फिर स्पेस देंगे, डबल कोट्स बंद करके फिर आखिर वाला अलाउंसेस का देंगे, एंटर करेंगे तो ये टोटल पे एंड अलाउंसेस आ जाएगा। अब ये जो है ये पे एंड अलाउंसेस का टोटल होकर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह ये भी फार्मूला आपका ये लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर सारा समझ लग गया होगा। तो आपको थोड़ा इसकी कंडीशंस का मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। इस पे हम इसकी कंडीशन पे एक पूरा एक मैं लेक्चर लेके आऊँगा स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग के लिए, स्टूडेंट्स की उसका रिजल्ट निकालने के लिए, उसमें ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हम नया लेक्चर एक लेके आएंगे इफ कंडीशन का। ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे आज का लेक्चर दिया है आपको। तो इसी के साथ तारिक अजीज को इजाजत दी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी मेरे दोस्त बहन भाई को किसी जगह पे कोई समझ ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। इसी की तरह तारिक अजीज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।